हिंद में सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनकी प्रकृति क्या है, इनका वर्गीकरण किन किन भागों में किया गया है, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब संविधान सभा संविधान के लिए निर्माण कर रही थी तो अनेक समितियों का निर्माण किया गया। उसमें एक समिति थी मूल अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उन्होंने अधिकारों की बड़ी विस्तृत दस्तावेज तैयार किया, बहुत बड़ा अधिकारों का दस्तावेज तैयार किया, परंतु जब उसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में इतने बड़े इसको अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। क्यों ना लागू किया जा सकता? क्योंकि उस समय भारत के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ थी, क्योंकि भारत आज़ादी हुआ था और प्रशासन भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। इसलिए इस मूल अधिकारों के भारी भरकम दस्तावेज को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आईं। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव ने एक सुझाव दिया कि ये मौलिक अधिकारों का जो दस्तावेज बनाया गया है, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। प्रथम भाग में वाद योग्य अधिकार हो और दूसरे भाग में अवाद योग्य अधिकार हो। वाद योग्य अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया गया और अवाद योग्य अधिकारों को भाग 4 में शामिल किया गया। अब जो वाद योग्य अधिकार भाग 3 में शामिल किए गए थे, अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत। लेकिन जो अवाद योग्य जो भाग 4 में शामिल किए गए थे, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक जिनका वर्णन किया गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अगर उनके लिए हम उच्चतम न्यायालय में सीधे नहीं जा सकते, यानी वो वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? मूलतः आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और आयरलैंड के संविधान में भी स्पेन के संविधान से लिए गए थे। और भारत शासन अधिनियम 1935 में भी निर्देशक तत्वों के आधार विद्यमान थे, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अब इन निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या था? देखिए, भारत स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्र होने के बाद एक तरह से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई थी, जिसमें लोगों को मताधिकार मिल गया था, चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया था, परंतु वो सामाजिक और आर्थिक विषमता व्याप्त थी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य समाज में विद्यमान विषमता, शोषण, गरीबी और अभाव को दूर करना था, क्योंकि स्वतंत्र भारत में लोगों को स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार तो प्राप्त हो गया था, परंतु सामाजिक आर्थिक अधिकार उपलब्ध कराना सरकार के समक्ष मूल चुनौती थी। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना तो हो गई। अब जो संविधान निर्माता थे वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना चाहते थे, तो उसका एक ही माध्यम था नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में बताई गई बात से स्पष्ट होता है। उसमें 3 बातें बताई गई हैं। एक तो ये किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इनफोर्सेबल नहीं होंगे, वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार उनकी उपेक्षा करती है तो नागरिक उन्हें लागू कराने के लिए न्यायपालिका द्वारा सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरा है, ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत है और यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार नीतियों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को शासन के मूल आधारों के रूप में स्वीकार करेंगी। तीसरी जो बात है, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। तो ये है इनकी प्रकृति, जो मूल रूप से अनुच्छेद 37 की 3 बातों से स्पष्ट है कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। दूसरा,
ये वादयोग्य नहीं है, और दूसरा है ये शासन में मूलभूत है, शासन में मूलभूत है। ये उनके सरकार का कर्तव्य है कि वे नीति बनाते समय इनको लागू करें। और तीसरा है कि ये कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू किया जाए। तो निर्देशक तत्वों का अध्याय अवाद योग्य है, इसे लागू कराने के लिए न्यायपालिका का सहारा नहीं लिया जा सकता। यदि सरकार लागू नहीं कर रही है तो इसे लागू कराने के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। शासन का मूलभूत आधार निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है कि इस भाग में उल्लिखित कोई भी प्रावधान न्यायपालिका बाध्यकारी रूप में लागू नहीं करा सकती, बल्कि ये शासन का मूलभूत आधार है और राज्य का यह दायित्व है कि विधि निर्माण करते समय इन सिद्धांतों का प्रयोग करे। निर्देशक तत्व विधायक और कार्यपालिका के लिए निर्देश है जिनके आधार पर समूचा शासन संचालन होगा। अब निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया गया है गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी तत्वों के रूप में। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन की बात जो कही गई है वो अनुच्छेद 40 में कही गई है। कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 40 में कही गई है। जो गांधीवादी तत्व है इसमें आता है ये, यानी गांधी भारत को गांवों का देश मानते थे और उनका विचार था कि भारत का विकास तभी होगा जब गांवों का विकास होगा, और गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायतों का गठन सबसे क्रांतिकारी पहल है। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन स्थानीय शासन की बात करता है, और ये महात्मा गांधी का सपना था। कुटीर उद्योगों की स्थापना, गांधी जी कुटीर उद्योगों को बहुत मानते थे। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात की गई है। तो क्या है, देखिए, गांधी जी बड़े बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए जिससे भारत की वृद्ध जनसंख्या को रोजगार में लगाया जा सके। साथ ही कुटीर उद्योगों के द्वारा कृषि को भी सहारा मिलेगा। तो गांधी जी कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मूल यही था कि जो भारत की विशाल जनसंख्या है इसको रोजगार मिलने का एक ही साधन है कुटीर उद्योग, और कुटीर उद्योगों से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। ये अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात कही गई है। और अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करना ये राज्य का दायित्व होना चाहिए। ये अनुच्छेद 46 में कहा गया है। मद्य व मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, ऐसे मद्य और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध जो दवाइयां बनाने के काम नहीं आते। अनुच्छेद 47 में ये बात कही गई है। गाय, बछड़ों व दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, और अन्य पशुओं की नस्ल के सुधार का प्रयास, ये बात भी नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है। क्या? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं से संबंधित बात। आगे देखते हैं। समाजवादी तत्व, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा तथा सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा। समाज में व्याप्त आय व प्रतिष्ठा की सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, और उस सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए और समाज में व्याप्त आय और प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता समाप्त होनी चाहिए। देखिए, इस अनुच्छेद में 38 में ये बात कही गई है, और 38 में
ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 38(2) जोड़कर ये निर्देश दिया गया है कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो हमने संक्षिप्त में एक ही उसमें लिख दिया है अनुच्छेद 38 कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा और समाज में व्याप्त आय व प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा जिसमें समान रूप से स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हो सके, संसाधन के समान वितरण को राज्य सुनिश्चित करेगा, धन के केंद्रीकरण को रोका जाएगा, पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जाएगी जिसमें शोषण ना हो, स्त्रियों और बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, उनसे उनकी आयु के प्रतिकूल काम ना लिया जाए। अनुच्छेद 39 क राज्य के द्वारा सभी लोगों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। इसी के लिए नालसा की स्थापना की गई बाद में। अब आते हैं हम समाजवादी तत्व क्रम से चल रहे हैं। अगला समाजवादी तत्व है राज्य के द्वारा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निस्सहाय अवस्था एवं प्रसूति में लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 41 में कहा गया है राज्य सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, उचित जीवन स्तर व सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। ये बात अनुच्छेद 43 में कही गई है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये अनुच्छेद 43 क में कहा गया है राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास भी करेगा। राज्य पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 47 में कहा गया है। उदारवादी तत्व राज्य सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का विकास करेगा। अनुच्छेद 44 में यह बात कही गई है। राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष तक की उम्र तक देखरेख व निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह अनुच्छेद 45 में बात कही गई है। कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक विधि के विकास को राज्य के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन्य जीवन की रक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। अनुच्छेद 48 के यहाँ ये उदारवादी तत्व चल रहे हैं। उदारवादी तत्व कहाँ से हैं? भारत सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता 44, 6 वर्ष तक की उम्र के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 45 और कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक विधि ये 48, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवन की रक्षा ये 48 का, और राज्य के द्वारा लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथककरण का प्रयास ये 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करना ये अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो ये है उदारवादी। तो इस प्रकार हमने पढ़े नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व संविधान में कहाँ से कहाँ दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण क्या है, ये हमने आज के अध्याय में देखा था।